देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों देवी स्वरूपा बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए आए हुए भारतीय ज्ञान परीक्षा के माध्यम से शांति कुंज का दर्शन करने का जिनको सौभाग्य मिला है, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के संकल्प से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, पर कभी जानते हैं भारतीय संस्कृति है क्या? भारतीय संस्कृति को भारत के नाम से जाना जाता है, इसलिए भारतीय संस्कृति। हम लोग सब पाश्चात्य संस्कृति के, पाश्चात्य सभ्यता के उपासक हैं और पश्चिम की जो संस्कृति है, पश्चिम का जो पहनावा है, रहन सहन है, खान पान है, उसी का पालन करते हैं। पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे देश में हमारे यहाँ उसी को फॉलो करते हैं। कहीं भी चले जाएं तो बात करने का तरीका भी हमारा अंग्रेजी में, कपड़े भी हमारे अंग्रेजी वेशभूषा वाले, खान पान हमारा वैसे के वैसा ही हो गया है, फास्ट फूड खाने लगे हैं और लगभग पाश्चात्य सभ्यता ने इतना बुरी तरह से हम पे आक्रमण कर दिया है कि ऐसे में भारतीय संस्कृति को जिंदा करना, भारतीय संस्कृति को अपने अंदर से निकालना और निकाल करके हर एक के जीवन में उसको परिलक्षित होते देखना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इसी बहाने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बहाने आपने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा पास की, कुछ लोग फर्स्ट आए, कुछ सेकंड आए, कुछ थर्ड आए, पर जो भी आए, जिस तरह से आपने एग्ज़ाम दे करके अपने आप को भारतीय संस्कृति से रूबरू किया, वाकिफ़ किया, बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिनके सानिध्य में हम लोग इतने साल रहे, हम लोगों ने एक ही चीज़ देखी, उन्होंने अपने जीवन में संस्कृति को पूरी तरह से उतारा था। संस्कृति कहते हैं 4 चीज़ों को, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथा परंपराएं, और इन सब के माध्यम से आप कितना संस्कृति को जीवन में उतार पाते हैं। संस्कृति यदि जीवन में उतरेगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जीवन हमेशा ऊंचा उठेगा। संस्कृति अध्यात्म के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। संस्कृति का मतलब होता है, बेटा तुम लोग अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहो और जाके तुम बताना चाहो कि हम ये सीख करके आए, संस्कृति का मतलब होता है गुणों की खेती। अपने अंतर जगत में, अपनी अंतरात्मा में गुणों की खेती, अपने जीवन में गुणों की खेती करना सीखना। जैसे हम फूलों की खेती करते हैं, जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, एक बीज लगाते हैं तो कई गेहूं के बीज निकल आते, कई दाने निकल आते हैं। इसी तरह से जब गुणों को हम अपने अंदर बोते हैं, अपने जीवन में, अंतःकरण में गुणों को बोना, गुणों की खेती करना। खेती करने से क्या होता है? चीज़ बढ़ती है। आप फूलों की खेती करिए, 1 क्विंटल निकलेंगे, 10 क्विंटल निकलेंगे, 20 क्विंटल निकलेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। गुणों को निरंतर बढ़ाते चलना, अपने सद्गुणों को, अपने गुणों का निरंतर अभिवर्धन करते चलना, ये संस्कृति है। जब तक संस्कृति की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब तक तुमको लगेगा संस्कृति का मतलब होता है, क्या होता है? आज लोगों ने संस्कृति का मतलब समझ रखा है नाच गाना, रीति रिवाज, प्रथा परंपराएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिमा मालिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथक, नाटक, ये सब संस्कृति मान लिया लोगों ने। ये नहीं है। संस्कृति का मतलब होता है अपने जीवन में आध्यात्मिकता के गुणों को जीवन में उतारने की कोशिश करना,
और गुणों की खेती करना मतलब उनको खाद पानी देना, रोज़ साधना के माध्यम से, रोज़ ध्यान के माध्यम से, रोज़ अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके, रोज़ अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को उतारने के संकल्प को रोज़ पूरित करना, ये है संस्कृति। यदि संस्कृति की परिभाषा तुम्हें समझ में आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मित्रों तुम लोग समझ सकोगे कि बड़े होकर के जब तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, प्रोफेसर्स बनोगे, एस्ट्रोनॉट बनोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि हमको संस्कृति के बारे में इस तरह से जानकारी मिली थी। 2 शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति शब्द जो है वो है अपने अंतर जगत में गुणों की खेती करना। सभ्यता का मतलब होता है बाहरी वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, जो भी हम लोग अपने जीवन में करते हैं वो बाहरी है, ये बाहरी चीज़ें हैं। ठीक से बोलना, ठीक से बात करना, जैसे आज अंग्रेजी स्कूलों में सिखाया जाता है ना कि हर चीज़ कोई तुमको कोई चीज़ दे तो बोलो थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? एटिकेट्स हैं। ये एटिकेट्स तुमको माता पिता ने भी सिखाए होंगे कि बेटा कोई भी कुछ कहे तो थैंक यू बोलना, अंदर घुसो तो नमस्कार करना, ये एटिकेट्स वगैरह सभ्यता है। पर संस्कृति क्या है? संस्कृति बहुत गहरी है, अंदर तक जाती है। संस्कृति अंदर तक जाती है। संस्कृति संवेदना से जुड़ी हुई है, संस्कारों से जुड़ी हुई है, संवेदना से जुड़ी हुई है। हमारी संवेदना मानव मात्र के प्रति रहे, हमारी संवेदना पूरे इकोसिस्टम के प्रति रहे, हमारी संवेदना ग्रह नक्षत्रों के प्रति रहे, ब्रह्मांड के प्रति रहे, हमारी संवेदना वृक्ष वनस्पति से रहे, हमारी संवेदना हर जीव जंतु से रहे, हमारी संवेदना हर वर्ग से रहे, चाहे दलित वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे लिए एक है। हम सबको समान मानते हैं। ऐसा मानते हुए जब तुम संस्कृति को जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो संस्कृति सही अर्थों में आध्यात्मिक गुणों को जीवन में उतारने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व महान बनता चला जाएगा। संस्कृति व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है, परिष्कृत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और परिष्कृत व्यक्तित्व वो होता है जिसके जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं होती, नकारात्मकता नहीं होती, हमेशा विधेयात्मकता, सकारात्मकता। सकारात्मकता का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव चिंतन, कभी मन में निराशा का भाव नहीं आने देना, हमेशा आशावादी बने रहना, हमेशा आशावादी बने रहना। तुम में से कभी कोई ऐसा तो नहीं होता, निराश तो नहीं होता कि अब क्या होगा, एग्ज़ाम में पेपर आ गया, अब सामने पेपर आ गया, परेशान हो गए, थक गए, ऐसा तो नहीं होता? तुम लोग कभी निराश तो नहीं होते? निराश कभी मत होना बेटा। संस्कृति को फॉलो करने वाला, संस्कृति को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति हमेशा आशावादी रहता है, विचार हमेशा यही करता है सब कुछ अच्छा होगा, आज जो भी है जैसा भी है ये बदल जाएगा, आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छा करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी। ये जब मन में सुविचार आने लगेंगे तो तुम बदल जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे आभा दिखाई पड़ेगी, तुम्हारे चेहरे की चमक दिखाई पड़ने लगेगी। प्रतिभा, सब भगवान अगर किसी को सबसे बड़ा वरदान अगर कभी दे सकता है तो एक ही चीज़ दे सकता है, प्रतिभा, और कुछ नहीं। भगवान न पैसे लुटाते हैं, भगवान न सौंदर्य लुटाते हैं, भगवान न किसी के ऊपर कुछ लुटाते हैं। भगवान एक चीज़ देते हैं अनुदान के रूप में, वरदान के रूप में, प्रतिभा। प्रतिभा प्रतिभा जब आती है तो प्रतिभा फिर दिखाई पड़ने लगती है, चमकती है, चेहरे पे दिखाई देती है, चाल ढाल में दिखाई पड़ती है, व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, बोलचाल में दिखाई पड़ती है। यही प्रतिभा आपकी परिष्कृत हो, उसके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है। ज्ञान जो है वो अपने अंदर है, पर हम उस ज्ञान को निकाल नहीं पा रहे हैं। उस ज्ञान को बाहर प्रस्फुटित करना, बाहर निकाल पाना, और उसके लिए किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ता। जब भारतीय संस्कृति हमारे अंदर से बोलने लगती है और हम अपने अंतर जगत में जब उसको बोलने लगते हैं अच्छी तरह से, तो फिर हमारे चेहरे से, मोहरे से, हमारे बातचीत से, हमारे बोलचाल के तरीके से, हमारे लोगों को सम्मान देने के तरीके से, इन सब से पता चलता है कि हाँ, इन भारतीय संस्कृति इनके जीवन में है, ज्ञान इनके जीवन में है। अगर ये है तो फिर जैसे फूल को खिलने के बाद किसी को इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ता है क्या? गुलाब का फूल खिलता है तो किसी को इनविटेशन कार्ड भेजता है कि हम खिल गए हैं, हे तितलियों तुम आओ हमारे पास, और हमारे पास आकर हमारा रस लो? कोई इनविटेशन नहीं भेजा। सुगंध फैलाता है, गुलाब का फूल सुगंध फैलाता है, चंपा का फूल सुगंध फैलाता है, चमेली का फूल सुगंध फैलाता है। ये सुगंध जो है ये प्रतिभा की अपने आप फैलने लगती है, मेरिट अपने आप दिखाई पड़ती है। मेरिट के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, मेरिट के लिए बस अपने अंदर जो गुण हैं उन गुणों को उभारना पड़ता है। और जैसे ही हम सुगंध फैलने लगती है वैसे लोग पहचानने लगते हैं, अच्छा ये वो बालक है, ये वो बालिका है, अपने आप पहचानने लगते हैं। मित्रों, अब तो धीरे धीरे हर वर्ग में से अच्छे अच्छे बच्चे निकल के आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है, प्रतिभा किसी पैसे की मोहताज नहीं है, प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। जैसे
फूल को इनविटेशन नहीं देना पड़ता, ऐसे प्रतिभा को इनविटेशन नहीं देना पड़ता कि हम प्रतिभावान हैं, हमें पहचानो। अपने आप निकल के बाहर आ जाते। एग्ज़ाम में पास होने के बाद पता चल जाता है कि निकल के आ जाता है कि ये इन्होंने कुछ परिश्रम किया था, मेहनत की थी और इन्होंने अपने जीवन में उसको जिया है। जो जीवन में जीता है वो बाहर भी दिखाई पड़ता है। जो जीवन में जीता है, परिवार में उसको जीता है, परिवार रूपी प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करके दिखाता है। आप बोलते तो बहुत हो, परंतु उसको परिवार रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं। परिवार एक छोटी डेमोक्रेसी है, छोटी यूनिट है, पूरे प्रजातंत्र की एक छोटी सी इकाई है। परिवार में लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में प्रयोग करना चाहिए जितने भी सद्गुण हैं उनका, और जब सद्गुणों का प्रयोग करोगे तो देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। मित्रों, शिवाजी की माँ जो है वो प्यार करती थी उसको, और शिवाजी को पूरी तरह से शौर्य के, तप के सारे जितने भी गुण थे वो सारे भर दिए उन्होंने। जीजाबाई के गुणों के वजह से शिवाजी बन पाए, अपनी माँ की वजह से। पर उनके अंदर भी कुछ छुपा हुआ था, उस अंदर छुपे हुए को पहचाना माँ ने, और माँ ने उसको कुरेदा, बस केवल कुरेद करके उनको बीजों को पलने के लिए मौका दिया। तब शिवाजी जाके इतने बड़े बने कि मुगल आ नहीं पाए दक्षिण भारत तक। उनके रहते हुए मुगलों का आक्रमण नहीं हो पाया। इसी वजह से शिवाजी को आज भी छत्रपति कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी नाम सुना है ना आप लोगों ने, और जानते हो उनको कि वो अपनी माँ की वजह से, माता पिता की माँ की वजह से और अपने संस्कारों की वजह से, अपने अंदर जगत के संस्कारों की वजह से इतना ऊंचा उठ पाए। ये जो भारतीय संस्कृति है, आप लोग यहाँ 4 चीज़ें हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, 4 चीज़ें हैं। इस शब्द में 4 है। भारतीय का मतलब होता है भारत से संबंधित। भारत क्या है? भारत जो है सही अर्थों में कहा जाए तो भरत के माध्यम से भारत की स्थापना हुई। भारत वो देश है जहाँ पर गुणों की स्थापना होती है, जहाँ गुणों की पूजा होती है। भारत वो है जो वास्तव में भारत सारे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हुआ देश है। 2014 से मित्रों एक परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। 2014 दिखाई नहीं पड़ता आपको? अभी 2-3-4 दिन पेपर पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने? 2-3-4 दिनों में पेपर पढ़ा, तो पेपर पढ़ने के बाद तुमको पता चला परिवर्तन हुआ है, राजनीति में हुआ है ना। बेईमानी गई है और ईमानदारी आ रही है, ऐसा लगने लगा है। मतदाता जाग गया है और मतदाता जाग करके ईमानदार आदमियों को चुनने के लिए तैयार हो गया। ये युग परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन है। भारत जो है वो युग परिवर्तन के माध्यम से एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहता है जिस भारत में तुम लोगों को सांस लेने का मौका मिल सके, तुम लोगों को जीने का मौका मिल सके, तुम लोगों को ऊंचा उठने का मौका मिल सके, तुम लोगों को बताने का मौका मिल सके कि हम भी हैं भारत के नागरिक, और हम भारत के नागरिक होने के नाते हम उस भारत को, जिस भारत के बारे में कहा जाता था सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जिसकी संस्कृति सबसे पहली थी, सारे विश्व में फैली थी, उस भारत को हम पहुंचाना चाहते हैं घर के विश्व के कोने कोने में। मित्रों, प्रवासी भारतीयों के माध्यम से हमारी संस्कृति पूरे विश्व के कोने कोने में फैली है। प्रवासी भारतीयों ने बहुत जगह जगह फैलाई है। आप में से कई लोग जानते होंगे एनआरआईज नाम सुना होगा, प्रवासी भारतीय नाम सुना होगा। ये लोग कौन हैं? ये विश्व भर में फैले हुए। हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को अब प्रवासी भारतीयों में भी ले जाना चाहते हैं ताकि वो जाने अपनी संस्कृति को। वहाँ के युवा हमसे ज़्यादा जागरूक हैं और भारत को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। आप लोग उनके माध्यम बनिए, आप लोग माध्यम बनिए। यहाँ से पढ़ लिख करके आप बड़े हो करके अगर आप विश्व के कोने कोने में जाते हैं तो आप जा कर के वहाँ जाके बीज डाल के आते हैं। हमारे महामानवों ने यही किया, ऋषियों ने यही किया। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि यहाँ से गए और अर्जेंटीना गए, यूएसए गए, अमेरिका गए, जिसको आज अमेरिका कहते हैं। सारे जंगली बर्बर असभ्य लोग थे, उन लोगों के बीच में सभ्यता और संस्कृति के बीज बोए, और उनकी वजह से वहाँ पर हमारे स्थापनाएं हैं, भारत की स्थापनाएं हैं। वहाँ पर माया के मंदिर हैं, मायंस के मंदिर हैं, बुद्ध के मंदिर जगह जगह स्थापित हैं। हमारे महापुरुष हमारे यहाँ से निकल के जो गए श्रेष्ठ व्यक्ति, हिम्मत करके उन्होंने उन लोगों के बीच में जाके काम किया। कंपूचिया चले जाए, हम परम पूज्य गुरुदेव की किताब है समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, उस किताब को पढ़ना, छोटी किताब है, बड़ा वांग्मय है, उसको देखने की कोशिश करना, उसको तुमको पता चलेगा कि भारत ने सारे विश्व के एक एक देश को अनुदान दिए, सांस्कृतिक अनुदान दिए। तो भारत क्या है? सारे विश्व का सिरमौर है, सारे विश्व का सिरमौर है, विश्व का अधिपति है। तो हमारे पास एक सबसे बढ़िया मौका आया है 2014 में। 1947 में भारत में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। क्या हुआ था 1947? क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था ना।
1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1947 की भारत की कुंडली और 2014 की कुंडली एक है। उस समय एक परिवर्तन हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद भारत बना था। अब 2014 में उस आज़ाद भारत का नवोन्मेष होने जा रहा है, नया जागरण होने जा रहा है, नया जागरण, नए सिरे से जागरण। और इसके लिए आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, आप लोगों को मन में खुशी रखना चाहिए कि हमारे लिए आने वाला समय 5 वर्ष का समय, 10 वर्ष का समय, 20 वर्ष का समय, जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक हम लोग निश्चित रूप से ऐसा मान करके चलें कि हमें बहुत अच्छा वातावरण मिलने वाला है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है, बहुत अच्छी विद्या मिलने वाली है। शिक्षा और विद्या दो अलग अलग शब्द हैं बेटा, तुमको बताया गया होगा भारतीय संस्कृत विज्ञान परीक्षा में, हमें लेक्चर्स में बताया गया होगा कि शिक्षा होती है एजुकेशन, विद्या होती है नॉलेज। एजुकेशन वो होती है जो ABCD करके सिखाई जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से सिखाई जाती है। बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट के माध्यम से, हर एक के माध्यम से आप खूब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। विद्या वो है जो हमको जीवन जीना सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन को कैसे व्यवस्थित ढंग से जिया जाए और कैसे हम अपने आप को ऊंचा उठाएं, कैसे महान बनाएं, कैसे हम ऋषियों के समान बनाएं अपना जीवन, वो उस विद्या है। और इस विद्या को, जीवन जीने की कला को यदि हमने सीख लिया तो शिक्षा और विद्या दोनों मिलकर के एक समग्र पैकेज बनता है, समग्र पैकेज। आज क्या है, शिक्षा का पैकेज है बस केवल एक शिक्षा का पैकेज है बस केवल। शिक्षा के पैकेज में ये बताया जाता है कि आप MBBS कर लीजिए, आप IBM आप उसमें चले जाइए, MBA क्या कहते हैं उसको, IIM में चले जाइए तो MBA कर लीजिए, आप IIT में चले जाइए तो टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके पढ़ लीजिए। केवल पढ़ना और जानकारियाँ संग्रहित करना नहीं, बल्कि पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में अच्छाइयों को संग्रहित करना, अच्छे गुणों को संग्रहित करना, श्रेष्ठ ज्ञान को पाने की अभिप्सा अपने अंदर पैदा करना, ये विद्या है। और ये विद्या यदि आपको आती है तो शिक्षा और विद्या दोनों मिलकर के समग्र बन जाएंगे। संस्कृति दोनों का समन्वय है, संस्कृति में शिक्षा भी है और विद्या भी है, दोनों चीज़ें। इसलिए भारतीय संस्कृति जो शब्द हम देते हैं तो भारतीय संस्कृति हर संस्कृति से अलग हो जाती है। ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश सभ्यता, रोमन सभ्यता, अमेरिकन सभ्यता, दक्षिण अमेरिकन सभ्यता, ऑस्ट्रेलियन सभ्यता, इन सब से अलग हो जाती है। भारतीय संस्कृति अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है। अभी आपने गीत पे तालियां बजाई ना, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ये क्या है, हम लोग भूल गए हैं अपने ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म को भूल गए हम। हमारा धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारा धर्म हमें ज़बरदस्ती पूजा पाठ में, पूजा पत्री में लगने में नहीं विश्वास करता। हमारा धर्म हमें सिखाता है आध्यात्मिक विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअलिटी साइंस के साथ साथ, विज्ञान के साथ साथ, विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति ऊंची उठेगी। मित्रों, अब ये नया ज़माना आ गया है, नया समय आ गया है। 2014 के बाद हमको उम्मीद करना चाहिए कि एक ऐसा समय आएगा, ऐसी एक वेला आएगी जिसमें कि आप लोग सभी देखेंगे कि परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहा है, परिवर्तन बड़ी तेज़ी से। न जाने कहाँ से प्रतिभाशाली बालक बालिकाएँ निकल के आगे आ रहे हैं। अभावों को मत देखो, साधनों को मत देखो, अपनी सामर्थ्य को देखो। तुम अपनी सामर्थ्य को देखो, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। तुम्हारे पास शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, अंतर्जगत की शक्ति है, भावनाओं की शक्ति है। बस इसको देखो। ये मत देखो कि पैसे की शक्ति है कि नहीं। साधन नहीं है तो भी साधन इकट्ठे हो जाएंगे बेटा, कहीं से भी साधन इकट्ठे हो जाएंगे, साधन कहीं से भी आ जाएंगे। मेरिट कम पावर्टी स्कॉलरशिप होती है। स्कॉलरशिप कई तरह की होती हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ढेर सारे ऐसे अनुदान देने वाले लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए अनुदान देते हैं। उससे मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ लिख जाओगे, जब ऊंचे उठ जाओगे, तब तुमको पता चलेगा कि उस समय वो साधन मिले। हम साधनों की होड़ में नहीं लगे, हम साधनों की तलाश में नहीं लगे। साधनों की तलाश में मत लगना बेटा। साधन तुमको अपने आप मिलते चले जाएंगे। जब तुम पैसे नहीं हैं इसलिए नहीं पढ़ पाए, ऐसा मत कहना कभी। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसमें 3500 बच्चे पढ़ते हैं। और ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों में जिस किसी के पास साधन नहीं होते उनको मैं फ़ीस माफ़ कर देता हूँ। और फीस माफ़ करके कितनी फ़ीस, 30 से लेकर 35,000 फीस होती है साल की। वो पूरी फीस माफ़ करके समाज से उसको स्पॉन्सर कराते हैं हम लोग। हम पता लगाते हैं
कि सुनिश्चित रूप से ये व्यक्ति बच्चा इसके लिए जिम्मेदार है क्या, बच्चा इसके लिए उपयोगी है क्या, उत्तरदायित्व इसका इसके ऊपर और कोई दूसरा तो नहीं है, इसके माता पिता जो हैं वास्तव में ऐसे हैं कि ये सुयोग्य पात्र है स्कॉलरशिप के लिए। तो हम उसकी फ़ीस जो है विदेश से लेके आते हैं, जगह जगह से लेके आते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया, अभी मैं साउथ अफ्रीका से लेके आया, वहाँ से फ़ीस लेके आया लोगों की, और इन बच्चों को हम फ़ीस देते हैं और बच्चों को फ़ीस देने के बाद उनको कहते हैं एजुकेशन फ़ी हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, रहने की व्यवस्था हम करेंगे, तुम्हें एक ही काम करना है, मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, और मन लगा के पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में अच्छाइयों को विकसित करना है। प्रतिभा परिष्कार के 4 सूत्र हैं बेटा। प्रतिभा अगर तुमको परिष्कृत करनी है तो 4 सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, अपनी क्षमता का जितना ज़्यादा हो सके उसको बढ़ाना, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। एक कप है उसमें पानी कम आता है, एक गिलास में पानी ज़्यादा आता है, एक मटके में पानी और ज़्यादा आता है, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। तुम्हारे पास ज्ञान कम क्यों है? क्योंकि तुम्हारा कप छोटा है, उस कप को बढ़ाकर क्षमता को बढ़ाओ, कैपेसिटीज़ को बढ़ाओ। क्षमता का जितना ज़्यादा उपार्जन कर सकते हो क्षमता का सदुपयोग करो तुम, है ना। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी पहला सूत्र है प्रतिभा परिष्कार का। यदि तुमने ये सीख लिया प्रतिभा परिष्कार के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? अपनी कैपेसिटी को नियमित रूप से, नित्य नियमित रूप से स्वाध्याय के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करो। डेली रेगुलरली अपना स्वाध्याय करो। मैं पढ़ता था, मैंने MBBS किया है, फिर उसके बाद मैंने MD किया है मेडिसिन में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, सब कुछ हूँ, पर कैसे? अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस से। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर प्रैक्टिस छोड़ दे और कोई डॉक्टर के पास जाने को कहे कि उस डॉक्टर के पास जाना है, तो वो कहेंगे उसने प्रैक्टिस तो करते नहीं है, उनको आता ही नहीं होगा। जो प्रैक्टिस नहीं करता वो भूल जाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो भूल जाता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यही कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, तू ध्यान करना सीख। हे अर्जुन, तू अपने जीवन में अच्छाइयों को जीवन में उतारना सीख। 6ठे अध्याय में कहते हैं कैसे? अभ्यास के माध्यम, प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस। योग करते हो तो रोज प्रैक्टिस करो, व्यायाम करते हो तो रोज प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करते हो तो रोज प्रैक्टिस करो। रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। माला करते हो, गायत्री मंत्र की माला 1 करते हो, रोज करो। ऐसा नहीं कि एक दिन छूट जाएगा। नियमित रूप से, नियमितता बहुत ज़्यादा जरूरी, नियमितता, निरंतरता, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ है मित्रों, इसके कैपेसिटी डेवलपमेंट के बाद दूसरा है अपनी पर्सनालिटी का विकास, व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, व्यक्तित्व को निखारना। आपके अंदर भगवान ने ढेर सारे भगवान के सत्प्रवृत्तियाँ, श्रेष्ठताएँ, सद्गुण भर रखे हैं, पर आप निकाल नहीं पाते उनको। आप अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, व्यक्तित्व का परिष्कार करिए। रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा जो गुण है वो है रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का परिष्कार। जितना व्यक्तित्व को परिष्कृत करोगे, जितना ऊंचा उठाओगे, जितना अच्छा करोगे, उतना देखना आप देखते देखते आपकी मांग होने लगेगी, आपकी कीमत बढ़ जाएगी, आप सोने के समान हो जाओगे। सोने का भाव बढ़ता चला जाता है ना। सोने के समान हो जाने का मतलब क्या होता है? सोने के समान होना मतलब कीमती हो जाना, कीमती हो जाना, कीमती व्यक्ति हो जाओगे। अगर अच्छे गुण हो जाएंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करते चले जाना। तीसरा मित्रों जो गुण है जो आपको जीवन में सीखने की कोशिश करना चाहिए, वो है हमें अपने जो जितनी भी व्यवस्था बुद्धि है उसको विकसित करना, मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट करना, मैनेजरियल स्किल को विकसित करना, व्यवस्था बुद्धि का विकास। तीसरा है व्यवस्था बुद्धि का विकास। व्यवस्था बुद्धि किसे कहते हैं? किताबें सही ढंग से रखी हों, सामने रखी हैं, पेन कहाँ रखा है, कंप्यूटर कहाँ रखा है, कैलकुलेटर कहाँ रखा है, हमारे सामान कहाँ रखा है, कपड़े कहाँ रखे हैं। सुबह उठे हल्ला मचाना चालू किया, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारे मोजे कहाँ हैं, हमारे जूते कहाँ हैं। तुमने माँ को हैरान कर डाला, तुम खुद नहीं कर सकते। व्यवस्था बुद्धि का विकास, अपनी व्यवस्था बुद्धि का विकास। आपकी केमिस्ट्री की बुक कहाँ है, आपकी फिजिक्स की बुक कहाँ है, आपकी किताबें कहाँ रखी हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये माँ की जरूरत, माँ बेचारी घर को संभालती है, बहुत बड़ी बात है, आपको संभालती है, बहुत बड़ी बात। आप अपने आप को खुद संभालो। व्यवस्था बुद्धि का विकास, मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट। और मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट में ये भी आता है कि यहाँ से उठ के जाना है, स्कूल तक जाना है, कॉलेज तक जाना है, कॉलेज तक जाकर स्कूल तक जाकर के पढ़ के वापस आना है, उसको पूरे को डेवलप करने की स्किल, वो क्षमता विकसित करना। चौथा है मित्रों अग्रगमन, लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। अपने अंदर एक नेता है, तुम्हारे अंदर एक नेता बैठा हुआ है, उसको विकसित करो। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, अग्रगमन, नेतृत्व का विकास, नेतृत्व की क्षमता का विकास।
मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो होता है ना पूरे पूरे क्लास को मॉनिटर करता है। तुम भी अपने अंदर के मॉनिटर को जीवंत करो, तुम भी अपने अंदर के लीडर को जीवंत करो, तुम भी लीड लेना सीखो। जब भी मौका मिले लीड लो, जब भी मौका मिले आगे बढ़ो, आगे बढ़ करके उस काम को आगे बढ़ के करने की क्षमता विकसित करो। जब कोई आगे नहीं बढ़े तो खुद आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो। आपके अंदर वो क्षमता है, आप देखो सफलता मिलेगी तो उसके बाद आपका मनोबल और बढ़ जाएगा। तो ये चार गुण याद रखना, इन 4 गुणों से प्रतिभा परिष्कृत होती है। प्रतिभा परिष्कार के 4 गुणों को अगर जीवन में उतार लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत कुछ विकास होता चला जाएगा। भारतीय संस्कृति मित्रों, भारतीय संस्कृति हमारे जीवन को श्रेष्ठता के साथ जीवन जीना सिखाती है। भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में ऐसे ऐसे गुणों को विकसित करती है जिनके माध्यम से हम महामानव बन सकते हैं। जितने भी महामानव बने हैं उन्होंने इन्हीं गुणों को विकसित किया है। जितने भी लोग ऊंचे उठे हैं सब इन्हीं गुणों के माध्यम से ऊंचे उठे हैं। शांतिकुंज एक टकसाल है, नर्सरी है, एक प्रयोगशाला है जहाँ पे महामानव विकसित किए जाते हैं, जहाँ रेगुलर वर्कशॉप चलती रहती हैं, रेगुलर कार्यशालाएँ चलती रहती हैं। उसी कार्यशाला में आप लोग आए हो। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी देखी कि नहीं, विश्वविद्यालय देखा कि नहीं? देखा आपने? इतना सुंदर वातावरण है। ऐसे सुंदर वातावरण में, एम्बियंस में, स्पिरिचुअल एम्बियंस में, स्पिरिचुअल वातावरण में, आध्यात्मिक वातावरण में अपने आप पढ़ने का मन करता है। मैं अपने बच्चों को गीता और ध्यान सिखाता हूँ, ध्यान कराता हूँ हर गुरुवार को, फिर उसके बाद हर अगले गुरुवार को फिर मैं गीता पढ़ाता हूँ। तुम लोगों में से अगर किसी को गीता पढ़ने का मन करे मित्रों, तो तुम में से जो बड़े बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं वाले, वो गीता पढ़ना शुरू कर दें अभी से। एक श्लोक पढ़ो उसका अर्थ समझो, एक श्लोक पढ़ो उसका अर्थ समझो। 700 श्लोक हैं, पूरे 365 दिन में तुम 2-2 श्लोक भी पढ़ोगे तो 1 वर्ष में तुम पूरी गीता पढ़ लोगे। और गीता पढ़ने से क्या होगा, तुमको जीवन जीने की कला आ जाएगी। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म को कौशल पूर्वक जीने की कला बताता है। कर्म को कौशल पूर्वक जीना, हर काम अपना खूबसूरत हो, हर काम ऐसा हो, सुंदर हो। हर काम, गुरुदेव हमेशा बताते थे कि अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करो, अपने कर्मों को अनुशासित ढंग से करना सीखो। अथ योगानुशासनम, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? हाथ पांव ऐसा करना, ऐसा करना, ये योग कहलाता है? क्या कहलाता है? योग का मतलब क्या होता है? युञ्जन्ते इति योग, 2 चीज़ों को मिलाना, है ना। आत्मा और परमात्मा का मिलन ये योग है, असली परिभाषा। पर उसका जो पहला सूत्र है वो क्या है? अथ योगानुशासनम। योग अनुशासन का नाम है, डिसिप्लिन का नाम है। डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को डिसिप्लिन करो, पहले अपने आप को व्यवस्थित करो, पहले अपने आप को अनुशासित करना सीखो। आप अपने आप को करो, दूसरों को बाद में करना। दूसरों को पॉइंट आउट करना बहुत अच्छा आता है हमको, तुम कैसे हो, तुम खराब हो, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो। आपने अपनी ओर देखा कि आप पढ़ते लिखते हो कि नहीं, आप अनुशासित हो कि नहीं, आप प्यार से बात करते हो कि नहीं, आप दूसरों की निंदा तो नहीं करते हो, आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते हो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ व्यवहार न करो जो अपने लिए पसंद नहीं। ये सारे के सारे जितने भी हमारे संस्कृति के जो धरोहर हैं, पूंजी हैं, ये सारे सद्वाक्य हैं। इन सबको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो मित्रों हमारा जीवन महानता की ओर चलेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आप लोग कोशिश करो, प्रयास करो। यहाँ आने के बाद हर चीज़ देखो। जो यहाँ इतने अच्छे वाक्य लिखे हैं उनको अपनी डायरी में लिख के ले जाओ, ताकि तुम्हारे पास एक अच्छा संग्रह हो जाए, संकलन हो जाए। यहाँ जो साहित्य है उस साहित्य में से अच्छी किताबें ले जाओ। सबसे अच्छा गुण सीख के जाना स्वाध्यायशीलता का। स्वाध्यायशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं है मित्रों। स्वाध्यायशील जो व्यक्ति जो होता है वो रोज, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? सद्विचारों में निरंतर रमण करना। स्वाध्याय का अर्थ है सद्विचारों में निरंतर रमण करना। हमारे पास नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, गंदे विचार भी आ सकते हैं, दुनिया भर की गंदगी हमारे चिंतन में आ सकती है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। अच्छाई में नहाएंगे, हम अच्छाई में स्नान करेंगे। विचारों में स्नान करना, श्रेष्ठ विचारों में स्नान करना, ये स्वाध्याय है। और जो स्वाध्याय कर सकता है वो ध्यान भी कर सकता है। जो स्वाध्याय कर सकता है वो श्रेष्ठ महापुरुष बन सकता है, व्यक्ति बन सकता है। जितने व्यक्ति बने हैं वो स्वाध्याय के माध्यम से बने हैं। तो अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो मित्रों स्वाध्याय, तुम अपना स्वाध्याय का मतलब केवल किताब पढ़ना नहीं, कोर्स की किताब नहीं पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छी किताबें पढ़ना। स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो, परम पूज्य गुरुदेव की किताबें पढ़ो, शांतिकुंज, गायत्री, यहाँ से प्रकाशित किताबें, सफल जीवन की दिशाधारा, इस तरह की तरह की किताबें यहाँ से जो लिखी गई हैं उनको पढ़ो। महामानवों की जीवन गाथाएं पढ़ो, तुम्हें हमेशा अच्छे विचार आएंगे।
अच्छे विचारों को बराबर तो अपने चारों तरफ रखोगे तो उस वातावरण में, उस ऑरा में, उस आभा मंडल में रहोगे तो हमेशा ये मान कर चलना कि तुम जीवन तुम्हारा सफलता की ओर चलेगा, महानता की ओर चलेगा। तुम्हें 3 दिन हो गए यहाँ आए को, 3 दिन का परिणाम क्या है ये बताओ। 3 दिन में कैसा लगा तुमको, कैसा लगा? एक साथ बोलो। अब यहाँ से जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस किए बिना बेटा ये नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो असर रहा। घर जाने के बाद पता चला कि घर जाने के बाद घर का वातावरण अलग है, वहाँ नहीं कर पाए। अपने घर के वातावरण को शांति कुंजमय बनाने की कोशिश करना, अपने घर के वातावरण में शांति कुंज जैसी स्थापना करने की कोशिश करना, अपने स्कूल के वातावरण को यहाँ के शांति कुंज जैसा बनाने की कोशिश करना। हमारे यहाँ गायत्री विद्यापीठ है, उसको भी देखना। आज अभी तक देख के आएगी नहीं गायत्री विद्यापीठ को तुम लोग? हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय है, जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ पर 1200 बच्चे पढ़ते हैं। आज अगर हो सके तो इनकी एक विजिट वहाँ भी लगा दें तो मेरे को अच्छा लगेगा। कम से कम उन लोग वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी देख के अच्छा लगेगा। तो विद्यापीठ को भी देखो के आना, और तुम शांति कुंज की जो यूनिवर्सिटी की अमराई है, अमराइयों में घूमते हुए आना। तुम देखना बेटा ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। और तुम में से किसी का भी मन करता है, जो 11वीं 12वीं पास करने वाले हैं, किसी का ही मन करता है उन्हें मेरिट में, यहाँ इसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को मैं प्रायोरिटी दूंगा, मैं तुमको एडमिशन दूंगा बेटा अपनी यूनिवर्सिटी में, अगर तुम प्रयास करोगे। मैं चाहता हूँ अच्छे बच्चे आएँ, अच्छे बच्चे आकर के रहें। यहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल में पूरा वातावरण ऐसा हम अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तुम कोशिश करना बेटा कि तुम अपने आप को सुयोग्य बना सको, सुपात्र बना सको। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद।